किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक नंबर में समेटना, ये सुनने में ही मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? बिल्कुल। अरबों खरबों का लेन देन, लाखों कंपनियां, करोड़ों लोग। हाँ, और इन सबको एक सिंगल आंकड़े में कैसे बांधा जा सकता है? और मजे की बात तो यह है कि हम सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरीकों से उस एक नंबर तक पहुंच सकते हैं। ये अपने आप में एक पहेली जैसा है। तो आज हम इसी आर्थिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत साफ सुथरे नोट्स हैं जो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को कैलकुलेट करने के इन 3 तरीकों पर रोशनी डालते हैं। हमारा मिशन है इन जटिल लगने वाले फॉर्मूलों के पीछे के सरल लॉजिक को समझना। हाँ। तो आज हम एक जासूस की तरह इन 3 अलग-अलग रास्तों पर चलेंगे और देखेंगे कि ये तीनों आखिर में एक ही खजाने यानी देश की जीडीपी तक कैसे पहुंचते हैं। हाँ, और ये कोई जादू नहीं है। इन तीनों तरीकों की बुनियाद एक बहुत ही सहज और सरल आर्थिक सिद्धांत पर टिकी है जिसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हमने इसे समझ लिया तो ये पूरी पहेली अपने आप सुलझ जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहेली के इस पहले और सबसे जरूरी सुराग से ही शुरू करते हैं। हमारे सोर्स नोट्स की पहली बड़ी बात यही सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसमें एक समीकरण दिया गया है, उत्पादन इक्वल टू आय इक्वल टू खर्च, मतलब प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सुनने में तो बड़ा सीधा है, पर यह अर्थव्यवस्था के महासागर पर कैसे लागू होता है? ये समीकरण ही वो धागा है जो इन तीनों तरीकों को एक साथ पिरोता है। इसे ऐसे समझिए, अर्थव्यवस्था में जब भी कोई 1 रुपए की चीज या सर्विस बनती है, मतलब उत्पादन होता है, तो वो 1 रुपया कहीं हवा में नहीं जाता, वो किसी ना किसी की जेब में जाता है। मतलब उसे बनाने वाले की कमाई बनता है? बिल्कुल। वो 1 रुपया मजदूर की मजदूरी, जमीन मालिक का किराया, बिजनेस चलाने वाले का मुनाफा या पैसा उधार देने वाले का ब्याज बन जाता है। तो उत्पादन ने क्या पैदा किया? आय। आय, ठीक है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, जिन लोगों ने ये 1 रुपया कमाया वो इसका क्या करेंगे? जाहिर है अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करेंगे। सही, वो उसे खर्च करेंगे। और जब वो खर्च करेंगे तो वो पैसा किसी और के पास जाएगा जो कोई चीज या सर्विस बेच रहा है। यानी एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय बन जाता है और वो खर्च किसी न किसी उत्पादित वस्तु की मांग पैदा करता है। तो ये एक चक्र है जो कभी नहीं रुकता। हाँ, ये एक कभी न रुकने वाला चक्र है। उत्पादन से आय, आय से खर्च और खर्च से फिर उत्पादन। अच्छा, तो ये तीनों असल में एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। हम या तो ये गिन लें कि सिक्का बना कितने का, या ये गिन लें कि सिक्के से कमाया किसने, या फिर ये गिन लें कि सिक्का खर्च किसने किया। जवाब एक ही होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसीलिए हमारे पास जीडीपी मापने के 3 रास्ते हैं। हम कुल उत्पादन का मूल्य माप सकते हैं, कुल आय को जोड़ सकते हैं या कुल खर्च का हिसाब लगा सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, प्रोडक्शन मेथड, या जैसा हमारे नोट्स में लिखा है वैल्यू एडेड मेथड। जी। इसमें ब्रेड का एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है। एक किसान 100 रुपए का गेहूं बेचता है, एक मिल वाला उसे 150 रुपए का आटा बनाकर बेचता है और एक बेकर उस आटे से 200 रुपए की ब्रेड बनाकर बेचता है। तो जीडीपी 200 रुपए हुई क्योंकि वही फाइनल प्रोडक्ट है। हाँ, जीडीपी अंतिम वस्तु यानी ब्रेड का मूल्य 200 रुपए ही है। लेकिन असल दुनिया की जटिल गणनाओं के लिए वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। सोचिए, किसान ने जब गेहूं उगाया तो उसने जमीन और बीज से 100 रुपए का मूल्य पैदा किया, तो किसान का वैल्यू एडिशन हुआ 100 रुपए। ठीक है, ये तो साफ है। अब मिल वाले ने 100 रुपए का गेहूं खरीदा और उसे 150 रुपए के आटे में बदल दिया। उसने कितना नया मूल्य जोड़ा? 50 रुपए का। हाँ, 150 में से 100 घटा दीजिए यानी 50 रुपए। उसने गेहूं की शक्ल बदलकर उसे पीसकर 50 रुपए का मूल्यवर्धन किया। अच्छा, तो हम सिर्फ उसके योगदान को गिन रहे हैं, पूरे 150 को नहीं। यही इसका मूल आधार है। और आखिर में बेकरी वाले ने 150 का आटा लेकर 200 की ब्रेड बना दी, तो उसने कितना मूल्य जोड़ा? 200 घटा 150, 50 रुपए। 50 रुपए। अब अगर हम हर स्टेज पर जोड़ी गई वैल्यू को जोड़ें, किसान के 100, मिल वाले के 50 और बेकरी वाले के 50, कुल कितना हुआ? 100 + 50 + 50, ये भी 200 रुपए ही हुआ। अरे वाह! अच्छा, तो ये एक तरह से बिल्ट इन चेकिंग सिस्टम है। चाहे आप फाइनल प्रोडक्ट को देखें या हर स्टेप पर जुड़ी वैल्यू को, जवाब एक ही आएगा। बिल्कुल, इससे गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इससे हम डबल काउंटिंग की बहुत बड़ी गलती से बच जाते हैं। डबल काउंटिंग?
अगर हम किसान के 100, मिल के 150 और बेकरी के 200 सबको जोड़ देते तो जीडीपी 450 रुपए दिखती, जो कि पूरी तरह गलत होता। हाँ, क्योंकि उसमें गेहूं की कीमत 3 बार और आटे की कीमत 2 बार जुड़ जाती। सही पकड़ा। तो ये वैल्यू एडेड मेथड सिर्फ एक गणितीय ट्रिक नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था की सप्लाई चेन में असल में दौलत कहाँ बन रही है, खेत में, मिल में या दुकान में। हाँ, और जब आप राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो यही मेथड बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था में खेती का कितना योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना और सर्विसेज का कितना। सरकार इसी डेटा से समझती है कि कौन सा सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और किसे मदद की जरूरत है। ये तो समझ आ गया कि हम बने हुए सामान की कीमत से जीडीपी निकाल सकते हैं, लेकिन उस 200 रुपए की ब्रेड से जो पैसा बना वो कहीं तो गया होगा, मतलब किसी ने तो उसे कमाया होगा। क्या हम उन कमाने वालों की कुल आय जोड़कर भी उसी 200 रुपए के नंबर तक पहुंच सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और यही हमें हमारे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, इनकम मेथड। इसका फॉर्मूला है जीडीपी बराबर मजदूरी प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस मुनाफा। वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जी, हम उसी 200 रुपए की आर्थिक गतिविधि को अब कमाई के नजरिए से देख रहे हैं। मतलब वो 200 रुपए इन्हीं 4 हिस्सों में बंट गए होंगे। बिल्कुल। वो 200 रुपए जो ब्रेड बेचकर आए वो उत्पादन के साधनों में बंट गए। सोर्स में एक फैक्ट्री का उदाहरण है। मान लीजिए एक फैक्ट्री मजदूरों को सैलरी के रूप में 100 रुपए देती है, जमीन का 50 रुपए किराया देती है, बैंक लोन पर 30 रुपए ब्याज देती है और आखिर में मालिक को 20 रुपए का मुनाफा होता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, मजदूरी के 100, किराए के 50, ब्याज के 30 और मुनाफे के 20, तो ये भी 200 रुपए ही आता है। ये तो सचमुच एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एकदम, बेशक। असल दुनिया में ये नंबर अरबों खरबों में होते हैं और इनमें कई तरह के टैक्स और सब्सिडी भी शामिल होते हैं, जिससे ये गणना बहुत जटिल हो जाती है। लेकिन इसका मूल सिद्धांत यही रहता है, उत्पादन से बना हर एक रुपया किसी न किसी की जेब में आय बनकर ही जाता है। और हमारे नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करना अक्सर सबसे मुश्किल होता है। हाँ, ये बात सही है। खासकर भारत जैसी अर्थव्यवस्था में, जहाँ एक बड़ा असंगठित क्षेत्र है, वहाँ छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों की सही आय का पता लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। आपने एक बहुत अहम मुद्दे पर उंगली रखी है। इसी वजह से कई देश मुख्य रूप से प्रोडक्शन या फिर हमारे तीसरे मेथड पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि खर्च का हिसाब रखना कमाई का हिसाब रखने से थोड़ा आसान होता है। चलिए तो फिर तीसरे और सबसे मशहूर रास्ते पर आते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर खबरों में सुनते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, यानी खर्च का तरीका। इसका फॉर्मूला है GDP = C + I + G + X - M। जी, ये CIG सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगते हैं, आम भाषा में इनका क्या मतलब है? ये सबसे प्रचलित तरीका है और इसे समझना अर्थव्यवस्था की नब्ज को समझना है। चलिए इसे तोड़ते हैं। सी है कंजम्पशन, यानी उपभोग। कंजम्पशन, ये हम और आप जैसे आम लोगों का अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर किया गया कुल खर्च है। रोटी, कपड़ा, मकान, फोन, गाड़ी, सब कुछ। ये किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, C यानी हम लोगों का खर्च। तो I क्या है? आई है इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश। लेकिन यह शेयर बाजार वाला निवेश नहीं है। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब है कंपनियों द्वारा भविष्य में और उत्पादन करने के लिए किया गया खर्च, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, मशीनें खरीदना या नया सॉफ्टवेयर बनवाना। इसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और G तो शायद गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा। बिल्कुल, जी है सरकार का कुल खर्च। सड़कें, पुल, स्कूल बनाने से लेकर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और डिफेंस पर होने वाला खर्च सब इसमें शामिल है। तो CI और G मिलकर देश के अंदर होने वाले कुल खर्च को दिखाते हैं। हाँ, यहाँ तक तो सब सीधा है, ये सब देश के अंदर का खर्च है। लेकिन इस फॉर्मूले में ये आखिरी हिस्सा XM यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स क्यों है? हम तो घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है? ये वो सवाल है जो अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार अर्थशास्त्र पढ़ रहा था तो मैं भी सोचता था कि हम आयात को घटा क्यों रहे हैं, वो भी तो आर्थिक गतिविधि है। हाँ, लेकिन जब जीडीपी की परिभाषा में डोमेस्टिक यानी घरेलू शब्द पर ध्यान गया, तब जाके ये पहेली सुलझी। तो इसका घरेलू होने से क्या कनेक्शन है? इसका गहरा कनेक्शन है। एक्स यानी एक्सपोर्ट्स वो सामान है जो हमने बनाया और विदेशियों को बेचा, तो ये हमारे घरेलू उत्पादन का हिस्सा है, इसलिए इसे जोड़ना सही है। ठीक है। लेकिन एम यानी इंपोर्ट्स
वो सामान है जो विदेश में बना और हमने खरीदा। अब सोचिए, जब आप एक इंपोर्टेड फोन खरीदती हैं तो वो खर्च आपके कंजम्पशन में तो जुड़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो मेरा निजी खर्च है। सही, लेकिन क्या वो फोन भारत में बना? नहीं। उसका उत्पादन तो किसी और देश में हुआ। अगर हम उस खर्च को अपनी जीडीपी में से नहीं घटाएंगे तो हम दूसरे देश के उत्पादन को गलती से अपने देश का उत्पादन मान लेंगे और हमारा जीडीपी का आंकड़ा झूठा हो जाएगा। ओहो, तो हम एम को इसलिए घटाते हैं ताकि सी, आई और जी में शामिल विदेशी सामान पर हुए खर्च को हटा सके और हमें सिर्फ अपने देश में हुए उत्पादन का सही आंकड़ा मिले। ये एक तरह से हिसाब को एडजस्ट करना है। बिल्कुल, आयात को घटाना एक तरह से आंकड़ों का समायोजन, एडजस्टमेंट करना है ताकि जीडीपी सिर्फ और सिर्फ घरेलू उत्पादन को ही दिखाए। हाँ। हमारे नोट्स का उदाहरण लें। अगर लोगों का खर्च सी 500 है, निवेश आय 200, सरकारी खर्च जी 200, निर्यात एक्स 100 और आयात एम 50, तो जीडीपी होगी 500 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100, जो कि 950 बनती है। जी। और जब हम सुनते हैं कि भारत की जीडीपी 7% की दर से बढ़ रही है, तो उसका असल में मतलब यही होता है कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम की कुल वैल्यू पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। एकदम सही। और अर्थशास्त्री इन्हीं अलग अलग हिस्सों पर नजर रखते हैं। अगर सी बढ़ रहा है मतलब लोगों में खर्च करने का भरोसा है। अगर आय गिर रहा है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनियां भविष्य को लेकर आशावादी नहीं हैं और नया निवेश नहीं कर रही। तो इन सब का सार क्या है? हमारे पास 3 अलग अलग नजरिए हैं: प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। और नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार शब्द दिया गया है, पाई रूल। PIE। हाँ, ये इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। ये तीनों मेथड एक ही आर्थिक पाई को देखने के 3 अलग अलग कोण हैं। प्रोडक्शन मेथड बताता है कि पूरी पाई कितनी बड़ी बनी। अच्छा। इनकम मेथड बताता है कि उस पाई के टुकड़े किस किस को मिले, मजदूर को, मालिक को, जमींदार को। और एक्सपेंडिचर मेथड बताता है कि उन टुकड़ों को आखिर में खाया किसने, आम लोगों ने कंजम्पशन, कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट, या सरकार ने गवर्नमेंट। वाह, ये पाई वाली बात तो बहुत अच्छी है। इससे पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में साफ हो गया, है ना? सैद्धांतिक रूप से पाई का साइज हमेशा बराबर ही रहेगा, चाहे आप उसे बनाने के तरीके से मापें या उसके बंटवारे से या फिर उसे खाने वालों से। एकदम सही। असल दुनिया में आंकड़े जुटाने के अलग अलग तरीकों और समय के अंतर की वजह से इन तीनों में मामूली फर्क आ सकता है, जिसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रेपेंसी कहते हैं। लेकिन आर्थिक सिद्धांत के अनुसार ये तीनों हमेशा बराबर होने चाहिए। तो आज हमने जीडीपी मापने की इस पहेली के तीनों रास्तों को समझ लिया। उत्पादन क्या बना, आय किसने कमाया और खर्च किसने खर्च किया। और ये भी देखा कि ये तीनों सर्कुलर फ्लो के एक ही मूल विचार से जुड़े हैं, जहां अर्थव्यवस्था में पैसा लगातार घूमता रहता है। हाँ, हमने ये तो समझ लिया कि जीडीपी को कैसे गिना जाता है, ये गणना का तरीका है, उसका विज्ञान है। पर यह एक ज्यादा गहरा और जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचना चाहिए। और वो क्या है? हमने ये तो जान लिया कि पाई का साइज कैसे मापते हैं, पर क्या पाई का साइज ही सब कुछ है? क्या जीडीपी जैसा सिर्फ एक नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी देश के लोगों की असल खुशहाली, उनकी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति या पर्यावरण की कीमत को बता सकता है? ये वो सवाल हैं जो हमें सिर्फ नंबरों से आगे देखने पर मजबूर करते हैं। ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जो इस महान आर्थिक पाई के हिसाब में शामिल ही नहीं होती?